हमने 9th क्लास की बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस चैप्टर में बात करेंगे सेल के बारे में कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी और कौन कौन से सेल की डिस्कवरी की गई थी सर्वप्रथम। इसके बारे में हम इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन्स है उसके बारे में जानेंगे विस्तार से कि सेल मेम्ब्रेन्स क्या है और उसको क्यों सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और हम सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि सेल में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा सेल का, और सेल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सेल का स्ट्रक्चर दिया है। वैसे जो सेल है वो दो टाइप की होती है, जिसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। वो तो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, लेकिन जो सेल हैं वो दो टाइप की होती है। एक तो प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है। तो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्लांट सेल का है, और इससे पहले जो निकला वो एनिमल सेल का है। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, और डिफरेंस होता है इनकी बनावट के कारण। क्योंकि जो एनिमल और प्लांट है दोनों कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग होती है, इसलिए इनमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। बाकी सारी लगभग मोस्टली पार्ट सेम होता है, लेकिन कुछ पार्ट इनके अलग होते हैं। आप ये देख ही सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर को डिटेल में समझने से पहले मैं मनीष चौरसिया आपका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आपको पहले देखने को मिले। तो आइए चलते हैं, सेल की डेफिनेशन जानते हैं। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने जो कॉर्क है उस पर ट्राई करा था। उन्होंने देखा जो कॉर्क है उसमें हनीकॉम्ब की तरह कई सारे स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, जिसको उन्होंने सेल कहा। इसके बाद जो सेल की खोज है वो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की खोज की थी डेड सेल की, लेकिन जो लिविंग सेल की खोज है वो की थी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ये डच साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। ये जो इन्होंने सेल खोज की थी वो पॉन्ड वाटर में खोजी थी। उसके बाद इन्होंने जो स्पर्म है उसके आइडेंटिफाई करा था, और जो ह्यूमन है उसमें सेल की खोज की थी। फिर उसके बाद डॉग्स है, रैबिट हैं, फ्रॉग्स है, इसके बारे में इन्होंने अपना अध्ययन किया था और खोज की थी। अब इसके बाद आता है कि जो सेल है उसमें कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसमें जो पहला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। मतलब मोस्टली जो सेल होती हैं वो कवर्ड होती हैं मेम्ब्रेन्स के द्वारा। तो आइए जानते हैं मेम्ब्रेन्स को। तो जो मेम्ब्रेन्स होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है सेल में। तो जो सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या सेल मेम्ब्रेन्स भी जिसको बोलते हैं वो पाई जाती है। ये जो होते हैं मोस्टली जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, या गोल्जी अपरेटस हो गए, ये सारी के सारी जो सेल हैं या जो ऑर्गेनल्स हैं वो कवर होते हैं मेम्ब्रेन्स के द्वारा। इसको हम परमेबल मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ ही पार्टिकल को इन और आउट करने की परमिशन देते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो जैसे सेलेक्टिव में मतलब कि कुछ पार्टिकल को सिलेक्ट करेगी, उसको ही आउट और इन करेगी, उसके अलावा और किसी को नहीं आने देगी, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो आप जो देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है कई सारे सेल्स के। तो जो सेल होते हैं उसके कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर शेप में नहीं पाए जाते। जैसे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम बात करते हैं अमीबा, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। लेकिन जो मोस्टली जो सेल होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, वो होती है मेम्ब्रेन्स के द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर, ये इसकी डेफिनेट शेप है। अब हम बात करते हैं परमेबल मेम्ब्रेन्स के बेनिफिट की। तो यूज़फुल मॉलिक्यूल को एंटर करती है सेल के अंदर, और जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट रिमेन करती है सेल के अंदर, और सेक्रेशन का और जो वेस्ट लीव्स है उसको सेल के अंदर के बाहर करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जो सिलेक्टिव परमेबल है ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स यानी सेलुलर
जो मेम्ब्रेन्स है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। आगे जाके हम बात करेंगे कि जो SER है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी इसी से मिलकर बनी होती है। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर ये बनी होती है। उसके बाद इसमें आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है। ये सारे बाद में हम पढ़ेंगे। ये मेम्ब्रेन्स के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक क्या है। ये सारे हम बाद में एक एक करके इस डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिंगल सेल पाई जाती है, यानी सारे काम कौन करती है, सिंगल सेल, यानी यहाँ पर लेबर ऑफ डिवीजन नहीं पाया जाता सेल में। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता, मतलब एक जो सेल है वो कई सारे अलग अलग काम करते हैं। इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जबकि यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक ही सेल सारी एक्टिविटी करती है, जबकि यहाँ पे सिंगल सेल होते हैं उसके अंदर कई सारी एक्टिविटी की जाती है उसके कई सारे ऑर्गेनल्स के द्वारा। यहाँ पर रिप्रोडक्शन सिंगल सेल द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ओनली सम सेल ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल है टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। जो लाइफ स्पैन होती है इंडिविजुअल होती है इन शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पे जो लाइफ होती है इंडिविजुअल इज़ लॉन्ग होती है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट होती है, वहाँ पे लॉन्ग होती है। तो हमने जाना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। इसके बाद हम देखेंगे सेल के बारे में। जो सेल है उसको प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल में हम विभाजित करते हैं, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी हम डिवाइड करते हैं। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स तो पाई जाती है, लेकिन साथ में सेल वॉल भी पाई जाती है। सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इससे जो सेल है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये प्लांट सेल का है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफ़र हो गया है कॉर्नर में। ये किसकी वजह से होता है, ये वोकल्स की वजह से होता है। जब सेल में वोकल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इससे जो सेंटर और ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप ये देख ही सकते हैं जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है वो अलग हो गया है। अब हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और यहाँ पे जो निक्लोइड है वो पाया जाता है। ये लिक्विड होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होती, इसलिए बिखरा हुआ लिक्विड होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेब्लिश होता है, परमानेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में कई सारे 1 या 2 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती, मतलब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उसमें मोस्टली में मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। और यहाँ पर सेल डिवीजन पार्ट लेता है, उसमें फिजन और बडिंग में लेता है, जबकि यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो लेता है मीटोटोक माफ़ कीजिए मीटोटिक और मैरियोटिक सेल में डिवीजन पाया जाता है। ये लास्ट स्टेज है जब जहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो एक्सचेंज होते हैं, मतलब पेयर बनाते हैं, ये वहाँ पे होता है। तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसके बारे में डिफरेंस के बारे में ही जाना है। आप इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ये बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ पाई गई है। सेल वॉल पाई गई है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन्स भी पाई गई है, इसमें राइबोसोम्स पाया गया, न्यूक्लियोइड रीजन पाया गया, लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया गया है। ये सबसे याद रखने वाली चीज़ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब पुअर होता है या होता ही नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है
वेल डिफाइंड होता है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल का। इसमें माइटोकॉन्ड्रियन भी पाया जाता है, वेसिकल्स, साइटोसोल। साइटोसोल होता है साइटोप्लाज्म, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, लिक्विड होता है। और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं इसमें। ईआर भी पाया जाता है, एसईआर और गोल्जी एपरेटस भी पाया जाता है। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं इसका सेंटर में है, क्योंकि इसमें जो वोकल्स है बहुत छोटे होते हैं, यहाँ होते नहीं हैं, तो इस वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के 3 पार्ट के बारे में, जो आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है और हाइपोटोनिक होता है। तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि जो सेल के अंदर और सेल के बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन या सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिसके वजह से जो सेल है ना वाटर को लॉस करती है ना ही गेन करती है। लेकिन दूसरा हम बात करते हैं हाइपोटोनिक, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल है उसके बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, जबकि सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जिसकी वजह से जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, वो सेल के अंदर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, साइटोटिस बोलते हैं। लेकिन इसके बाद हाइपरटोनिक की बात करते हैं, तो जो सेल होता है उसके बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जबकि सेल के अंदर होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से जो वाटर होता है सेल से बाहर चला जाता है, जिससे जो सेल है वो सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसमें राइसिन को डाल रखा है, उसके बाद उसमें वाटर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। और इससे पहले मैंने बताया था एंडोसाइटोसिस, वो गलती से निकल गया, मतलब गलती से एक्सप्लेन हो गया था, तो वहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। और हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो कृपया लाइक किया करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो जितनी भी वीडियो आप चैनल पर डाली जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आपको पहुँचे, जिससे आपका जो ज्ञान है उसमें इंक्रीज़ हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की बात करेंगे अगली वीडियो में।